नमस्कार दोस्तों, डेट है आज की 13 मई 2022 और स्वागत है आपका एटोरियल डिस्कशन में। आज दो इश्यूज हम डिस्कस करेंगे, एक हिंदू का और एक इंडियन एक्सप्रेस का। सबसे पहले हिंदू का इशू हम डिस्कस करेंगे मैरिटल रेप से संबंधित। ये देखो बीच में जम्मू एंड कश्मीर के डिलिमिटेशन से संबंधित इशू है जो ऑलरेडी हम काफ़ी ज़्यादा डिटेल से डिस्कस कर चुके हैं एक दिन पहले। दूसरा इशू आज हम डिस्कस करेंगे वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट से संबंधित। ये बिजनेस लाइन का आर्टिकल है, इसे हम डिटेल से डिस्कस करेंगे। और डिस्कशन हम स्टार्ट करें उससे पहले एथिक्स में यूज़ करने के लिए एक बहुत ही बढ़िया एग्जांपल है। देखो ये मणिपुर के एक ट्रैफिक पुलिसमैन हैं। काफ़ी ज़्यादा बारिश होने के बावजूद, बीटी हेंजोय इनका नाम है, काफ़ी ज़्यादा बारिश होने के बावजूद ये अपनी ड्यूटी काफ़ी अच्छे से परफॉर्म कर रही हैं और ये वीडियो काफ़ी ज़्यादा वायरल हुई, जिसके बाद मणिपुर के सीएम ने इनको 1 लाख रुपए दिए इनाम के तौर पर। देखो ये बहुत बढ़िया एग्जांपल है डेडिकेशन टू पब्लिक सर्विसेज का। डेडिकेशन टू पब्लिक सर्विसेज का मतलब ये होता है कि आप पब्लिक गुड को ऊपर रखते हो और इवन विपरीत परिस्थितियों में भी, मतलब हालात खराब हों तो भी आप पब्लिक गुड को हमेशा ऊपर रखते हो। तो इस सिचुएशन में जो कि ये ट्रैफिक पुलिसमैन है ना, बीटी हेंजोय, चाहते तो साइड में खड़े हो सकते थे आराम से कि बारिश आ रही है, मैं इस बारिश में ड्यूटी परफॉर्म नहीं कर सकता, लेकिन इनको लगा कि जाम लग जाएगा, अगर जल्दी से मोर्चा नहीं संभाला गया तो ये बारिश में भी काम करते रहे बिना छाते के। उसी प्रकार से हम देखते हैं कि बहुत सारे सिविल सर्वेंट ऐसे होते हैं विपरीत परिस्थितियों में भी, जैसे पब्लिक का प्रेशर काफ़ी ज़्यादा है, पॉलिटिकल प्रेशर है, सीनियर्स का प्रेशर है, सबॉर्डिनेट काम नहीं कर रहे हैं, रिसोर्सेज नहीं है, लेकिन इन विपरीत हालातों में भी वो अच्छे से काम करते रहते हैं। वो चाहे तो एक्सक्यूज़ बना सकते हैं, वो चाहे तो यूँ बोल सकते हैं कि मुझे टाइम नहीं मिलता, फाइल को साइड में रख सकते हैं, लेकिन उनकी जो डेडिकेशन होती है ना पब्लिक सर्विसेज के प्रति, वही चीज़ उन्हें मोटिवेट करती है अच्छे से काम करने के लिए। तो डेडिकेशन टू पब्लिक सर्विसेज के बारे में लिखना हो तो ये बीटी हेंजोय का एग्जांपल आप लिख सकते हो। अब चलिए डिस्कशन स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट इंपॉर्टेंट आर्टिकल वेस्ट वाटर से संबंधित है। आप जीएस पेपर सेकंड के इस टॉपिक से आर्टिकल को रिलेट कर सकते हो। देखो मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर की एक रिपोर्ट है 2020 में आई थी, जिसमें यह कहा गया कि 2036 आते आते देश की पॉपुलेशन टच कर जाएगी 152 करोड़। अब इतनी ज़्यादा पॉपुलेशन को अगर एकोमोडेट करना है तो सही प्रकार का इंफ्रास्ट्रक्चर भी हमारे देश में होना चाहिए, तभी तो देश की जनता को क्वालिटी ऑफ लाइफ प्रोवाइड की जा सकती है। अदरवाइज तो वो सिचुएशन आ जाएगी, पॉपुलेशन काफ़ी ज़्यादा लेकिन इंफ्रास्ट्रक्चर काफ़ी पुअर, लिविंग स्टैंडर्ड काफ़ी ख़राब हो जाएगा। लेकिन एक बात बताइए, क्या एक चीज आपने कभी नोटिस की है? क्या पॉपुलेशन तो हमारी बढ़ रही है, सिटीज का साइज बढ़ रहा है, हर डायरेक्शन से सिटीज एक्सपेंड हो रही हैं, लेकिन वाटर इंफ्रास्ट्रक्चर उतना का ही उतना है। वाटर थोड़ी ना इंसान की तरह रिप्रोड्यूस करता है। वाटर तो देखो एक लिमिटेड कमोडिटी है। आमतौर पे क्या होता है, डैम और रिजर्वर में पानी का लेवल कितना है उसके हिसाब से विभिन्न सिटीज़ के बीच और विभिन्न रीजन्स के बीच पानी को डिवाइड कर लिया जाता है। और डैम और रिजर्वर में पानी आता कहाँ से है? नदियों से। अल्टीमेटली अगर माने तो रेनफॉल से, क्योंकि नदियों में पानी रेनफॉल से आता है ना। कुछ वैसे ग्लेशियर्स के पिघलने से भी आता है। लेकिन राइटर का पॉइंट आप समझिए कि रेनफॉल आज के समय में ना काफ़ी ज़्यादा इरेगुलर हो रही हैं, कभी आ रही हैं कभी नहीं आ रही हैं क्लाइमेट चेंज की वजह से। तो रेनफॉल अगर नहीं होगी तो विभिन्न सिटीज़ के बीच और ज़्यादा मारामारी होगी पानी के बंटवारे को लेके। जैसे कावेरी में पानी के बंटवारे को लेके विवाद देखने को मिलता है कर्नाटक और तमिलनाडु के बीच में। ऐसी ऐसी चीज़ें और भी ज़्यादा देखने को मिलेगी, इसलिए हमें अपने वाटर इंफ्रास्ट्रक्चर को दुरुस्त करने की आवश्यकता है। कैसे कर सकते हैं? एक सॉल्यूशन हो सकता है वेस्ट वाटर को यूज़ करके। वो पानी जिसे हमने यूज कर लिया है, वेस्ट हो चुका है, उस पानी को फिर से हम रीयूज कर सकते हैं। जैसे देखो एग्जाम्पल के तौर पर बेंगलुरु में डेली बेसिस पर 1400 मिलियन लीटर जो वेस्ट वाटर है वो बहा दिया जाता है ड्रेन्स में और लेक्स में। इसके अलावा इवन रेजिडेंशियल जो अपार्टमेंट कॉम्प्लेक्सेस हैं वो भी देखो एक दिन में 30,000 लीटर से लेके 3 लाख लीटर के बीच में वेस्ट वाटर जनरेट करते हैं। अभी इस वेस्ट वाटर में बहुत कम परसेंटेज वेस्ट वाटर जो है वो रीयूटिलाइज हो पाता है, ट्रीट हो पाता है
बाकी तो देखो ज़्यादातर जो पानी है वो नदियों में, नालों में, लेक्स में बहा दिया जाता है। सोच के देखिए, अगर इस वेस्ट वाटर को हम यूटिलाइज कर लेते हैं तो कितना पोटेंशियल है। पानी की जो शॉर्टेजेस हैं कई सारी सिटीज़ में, उसे ठीक किया जा सकता है। तो इसलिए वेस्ट वाटर को ट्रीट करना, रीयूज करना, और पानी का जो बहुत ज़्यादा गलत इस्तेमाल होता है, मतलब अंधाधुंध पानी को वेस्ट किया जाता है, उसे कम करना। अब वेस्ट वाटर पे राइटर फोकस करते हैं इस आर्टिकल में। देखो यहां पे ना वेस्ट वाटर को 3 कैटेगरीज में डिवाइड किया जा सकता है। सबसे पहले अनट्रीटेड सीवेज वेस्ट वाटर, जैसे कि जो इंडिपेंडेंट बिल्डिंग्स या फिर अपार्टमेंट्स हैं जिनमें 100 से कम लोग रहते हैं, यहां से जो वेस्ट वाटर निकल के आता है जो बिल्कुल अनट्रीटेड है। लेकिन देखो बहुत सारी सोसाइटीज ऐसी है ना जिनको तो सरकार ने बोल रखा है कि आप जितना वेस्ट वाटर जनरेट करते हो उसका कम से कम 20% आपको सेकेंडरी यूजेस के लिए यूज करना होगा। सेकेंडरी यूज जैसे देखो टॉयलेट में इस्तेमाल होगा, गार्डनिंग में इस्तेमाल हो गया, ये सब सेकेंडरी यूज हैं। तो कई सारी सोसाइटीज को, एक निश्चित पॉपुलेशन वाली जो सोसाइटीज है ना, उनको सरकार बोलती है जो आप वेस्ट वाटर ट्रीट करते हो ना, वेस्ट वाटर रिलीज करते हो ना, उसका कम से कम 20% आपको फिर से यूज करना है सेकेंडरी एक्टिविटीज के लिए। तीसरे नंबर पे वेस्ट वाटर है इंडस्ट्रियल एफ्लुएंट्स। अब बहुत सारी इंडस्ट्रीज देखो वेस्ट वाटर एज ए प्रोडक्ट रिलीज करती हैं, लेकिन चूंकि सरकार ने बोल के रखा है कि आप ऐसे वेस्ट वाटर को नदियों में या फिर नालों में नहीं बहा सकते जिसमें केमिकल्स हैं। सरकार की जीरो लिक्विड डिस्चार्ज की पॉलिसी होती है। अब इंडस्ट्रीज जो ये वेस्ट वाटर प्रोड्यूस करती है ना तो इसको नदियों में बहाया जा सकता, ना ही इनको फिर से यूज में लाया जा सकता। बड़ी दिक्कत है। इंडस्ट्रीज के साथ समस्या ये भी है, ये महंगा पानी खरीदती हैं, कई बार तो टैंकर से इनको पानी खरीदना पड़ता है अपने ऑपरेशंस चलाने के लिए। तो वेस्ट वाटर की ये 3 कैटेगरीज डिस्कस करने के बाद क्या आपने एक चीज नोटिस की? ये सेकंड वाली कैटेगरी आप देखिए, ट्रीटेड सीवेज वाटर। सोसाइटीज में जो वेस्ट वाटर ट्रीट होता है ना, वो देखो ट्रीट तो पूरा ही हो जाता है कई बारी, लेकिन चूंकि सरकार ने उनको बोल रखा है कम से कम आपको 20% यूज करना है सेकेंडरी एक्टिविटीज के लिए, तो वो सिर्फ 20% यूज करते हैं। बाकी ध्यान दीजिएगा, बाकी इवन 80% ट्रीटेड वाटर भी वो नदियों में छोड़ देते हैं, क्योंकि उनका ये मानना है बेशक ट्रीट हमने कर लिया वेस्ट वाटर को, लेकिन सरकार का कहना है कि आपको सिर्फ 20% यूज करना है। अरे भैया 80% जो आपका ट्रीटेड वाटर है वो भी आप नदियों में बहा रहे हो, तो फिर उसको ट्रीट करने का फायदा क्या हुआ? क्यों ना आप वो 80% ट्रीटेड वाटर दे दो इंडस्ट्रीज को। आपके मतलब सोसाइटी के 2-3 किलोमीटर के रेडियस में मान लीजिए कोई इंडस्ट्री है, तो इंडस्ट्री वाले बेचारे टैंकर से पानी खरीद रहे हैं, इससे अच्छा आपका ट्रीटेड वाटर वो खरीद लेंगे। ये अच्छा सॉल्यूशन है। राइटर देते हैं कि 80% जो ट्रीटेड वाटर है उसको नदियों में बहाने से क्या फायदा, वो फिर से मिल जाएगा पॉल्यूटेड वाटर में। तो आपने जो वाटर ट्रीट किया उसका क्या फायदा हुआ? अगर आपने नदियों में बहाओगे तो उसे आप बेच दो इंडस्ट्रीज को जो आपके 2-3 किलोमीटर के रेडियस में है। इसके बाद राइटर बोलते हैं, देखो जब भी हम वेस्ट वाटर के रीयूज के बारे में सोचते हैं ना, हम पीने के बारे में नहीं सोचते। मतलब ये तो हमारे दिमाग में भी नहीं आता कि जो वाटर वेस्ट हो चुका है उसे फिर से ट्रीट करके पिया भी जा सकता है, क्योंकि एक प्रकार से डर होता है कि वेस्ट वाटर को ट्रीट करके दोबारा से पिएंगे तो ऐसा नहीं कि किसी प्रकार का कोई डिजीज हो जाए। तो देखो ये डर निकालने की आवश्यकता है। आज के समय में स्मार्ट सॉल्यूशंस हमें खोजने की आवश्यकता है। बेहतर टेक्नोलॉजी आ चुकी है कि वेस्ट वाटर को इतना ट्रीट किया जा सकता है कि वो फिर से पीने योग्य हो, उसमें किसी प्रकार का कोई खतरा नहीं है। तो हमें वही टेक्नोलॉजी यूज करने की आवश्यकता है जब हम वेस्ट वाटर को ट्रीट करें। बेशक देखो घरों में लोग कभी भी नहीं पिएंगे वेस्ट वाटर को ट्रीट करके, एक वहम, एक डर हमेशा रहेगा। लेकिन ना इसके लिए क्या किया जा सकता है, इनडायरेक्ट पोर्टेबल रीयूज और डायरेक्ट पोर्टेबल रीयूज, 2 तरीके हैं। इनडायरेक्ट पोर्टेबल रीयूज का मतलब ये होता है कि आप वेस्ट वाटर को ट्रीट करके, मतलब उसे पीने योग्य बना के उसे ना ग्राउंड वाटर रिजर्वर में छोड़ दो, तो बाद में वही पानी धीरे धीरे सप्लाई होगा घरों में, तो फिर लोगों को कोई दिक्कत नहीं होगी। सबके घरों में जा रहे हैं तो लोगों का जो डर है, वहम है, वो दूर हो जाएगा। और डायरेक्ट पोर्टेबल रीयूज का क्या मतलब है, देखो जो म्युनिसिपैलिटी वाटर सप्लाई करती है ना, जहां से, जैसे ये पानी की टंकी है, यहां पे पानी ट्रीट होकर लोगों के घरों में जाता है, तो इसी पानी की टंकी में आप डायरेक्टली ट्रीट हुआ पानी डाल दो और यहीं से फिर वो विभिन्न लोगों के घरों में चला जाएगा पीने के लिए। ये है डायरेक्ट पोर्टेबल रीयूज।
इनडायरेक्ट पोर्टेबल रीयूज में जैसे कोई ग्राउंड वाटर का रिजर्वर है वहां पे छोड़ रहे हैं ट्रीट हुए वेस्ट वाटर को, और डायरेक्ट पोर्टेबल रीयूज में जो म्युनिसिपल वाटर सप्लाई सिस्टम है वहां पर छोड़ रहे हैं। लेकिन बात यह है कि वेस्ट वाटर को इतना ट्रीट करो अच्छी टेक्नोलॉजी के साथ में कि वो पीने योग्य हो जाए, क्वालिटी रिलेटेड कोई इशू ना रहे। इसके बाद नेक्स्ट सजेशन राइटर का ये है कि आप ना व्हाइट वाटर की एक मार्केट बना दो। व्हाइट वाटर मतलब हाईएस्ट क्वालिटी का रिसाइकल्ड वाटर, मतलब वेस्ट वाटर को इस प्रकार से ट्रीट किया गया है कि उसकी क्वालिटी हाईएस्ट है, पिया भी जा सकता है, तो उस वाटर को कह सकते हैं व्हाइट वाटर। तो व्हाइट वाटर की ना आप एक मार्केट बना दो। दिक्कत पता क्या है, वाटर ना अभी हमारे देश में हाईली सब्सिडाइज्ड है। एक डेटा है, मैं आपको दिखाता हूं, ऊपर है, ये देखो। जैसे बेंगलुरु में ना सरकार खरीदती है, यानी जो लोकल अथॉरिटी है ना बेंगलुरु की, वो खरीदती है 85 से 90 रुपए के बीच में पर किलो लीटर वाटर, लेकिन घरों में जाता है 7 से 8 रुपए पर किलो लीटर के हिसाब से। तो इतना ज़्यादा सब्सिडाइज्ड वाटर मिलता है। अब करना क्या चाहिए, वेस्ट वाटर की ना एक मार्केट बना देनी चाहिए। मतलब कि लोगों के पास में ना ऑप्शन हो, क्या वो ट्रीटेड वेस्ट वाटर परचेज करना चाहते हैं जो पीने योग्य है, या फिर बोरवेल वाला पानी जो ट्रीट हुआ नहीं है जो सीधा आ रहा है वो खरीदना चाहते हैं। अगर देखो रेट कंपैरेटिव होगा या फिर इवन जो ट्रीटेड पीने वाला पानी सस्ता होगा, तब तो लोग ये जो वाइट वाटर है यानी साइकल्ड वेस्ट वाटर है उसे यूज में लाएंगे पीने के लिए, अदरवाइज नहीं लाएंगे। तो आपको एक मार्केट बनानी पड़ेगी, लोगों को लगे कि बोरवेल वाला पानी जो है वो महंगा मिल रहा है, लेकिन जो रिसाइकल्ड वाटर है पीने योग्य वाला वो ज्यादा सस्ता मिल रहा है, तो फिर वो वेस्ट वाटर को लोग यूज करना पसंद करेंगे। लास्ट में कंक्लूजन में राइटर ना 2-3 बातें बोलते हैं। पहली चीज तो देखो, सरकार का फोकस हो जाए कि ज्यादा से ज्यादा सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट जो है वो इस्टेब्लिश किए जाएं। लेकिन भैया जो ऑलरेडी सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट्स है ना, उसके रिजल्ट को, यानी जो पानी ट्रीट हो चुका है उसको भी आप ढंग से यूटिलाइज नहीं कर पा रहे हो। पहले तो उसे यूज करो ना, फिर और आप फर्दर सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट्स इस्टेब्लिश करो। नीति आयोग ने कहा था, देखो हमारे देश में 600 मिलियन पीपल जो है वो हाई टू एक्सट्रीम वाटर स्ट्रेस फेस करते हैं। सेम रिपोर्ट में यह भी कहा गया, पानी की क्वालिटी के मामले में हमारी जो रैंक है ना इंडिया की 120 है आउट ऑफ 122 कंट्रीज। 70% पानी तो हमारे देश में कंटामिनेटेड मिलता है। तो सिटीज जैसे जैसे अब ग्रो कर रही है ना, एक्सपेंड कर रही हैं, फ्रेश वाटर पे रिलाय करना उन्हें कम करना पड़ेगा, और हाई क्वालिटी का जो वेस्ट वाटर है ना जो ट्रीट हो चुका है उस पर ज्यादा रिलाय करना चाहिए सिटीज को। बहुत पोटेंशियल है, इस पर सरकार को ध्यान देना चाहिए, लेकिन इसके लिए पैसा तो चाहिए ही चाहिए। दूसरा देखो, विल पावर भी चाहिए। वाटर इंफ्रास्ट्रक्चर को अगर चेंज करना है ना, बजट एलोकेशन के अलावा विल पावर भी चाहिए। तो ये हमने पूरा इशू डिस्कस किया। चलते हैं आगे। देखो अगला जो हमारा आज का आर्टिकल है ना वो मैरिटल रेप से संबंधित है। अब इससे पहले कि नया क्या हुआ है वो हम जाने, मैरिटल रेप से संबंधित जो बेसिक्स है ना वो हम रिवाइज कर लेते हैं। आप जीएस पेपर 2 के इस टॉपिक से आर्टिकल को रिलेट कर सकते हो। देखो सिंपल मतलब ये है, शादी के बाद जब कोई पर्सन अपने स्पाउस के साथ सेक्सुअल इंटरकोर्स करता है बिना उसकी कंसेंट के, तो ये है मैरिटल रेप। वैसे तो देखो मैरिटल रेप हस्बैंड के द्वारा भी किया जा सकता है और वाइफ के द्वारा भी किया जा सकता है, लेकिन ज्यादा फोकस इसी एस्पेक्ट पे है कि जब हस्बैंड के द्वारा बिना वाइफ की कंसेंट के वाइफ के साथ सेक्सुअल इंटरकोर्स एस्टैब्लिश किया जाता है। देखो ये उस मानसिकता का एविडेंस है जिसके तहत मैन जो है वो ये मानते हैं महिला हमारी प्रॉपर्टी है। इस मानसिकता के तहत बहुत से रेप हमारे देश में होते हैं, और शादी के बाद भी पुरुषों के द्वारा महिलाओं के साथ उनकी अनुमति के बिना जो ये सेक्स किया जाता है, ये उसी मानसिकता का परिचय है कि वुमन जो है वो हस्बैंड की प्रॉपर्टी है, यानी वाइफ जो है वो हस्बैंड की प्रॉपर्टी है। आज 100 से अधिक देशों में मैरिटल रेप जो है वो क्रिमिनलाइज हो चुका है, लेकिन अनफॉर्चुनेटली इंडिया उन 36 देशों में से एक है जहां पे अभी भी मैरिटल रेप जो है वो क्रिमिनलाइज नहीं है, यानी कोई सजा नहीं है मैरिटल रेप की। इसके बाद हम उन आर्गुमेंट्स को डिस्कस करते हैं जो दिए जाते हैं मैरिटल रेप को क्रिमिनलाइज करने के लिए। सबसे पहला आर्गुमेंट,
देखो, मैरिटल रेप को क्रिमिनलाइज नहीं किया गया है हमारे देश के कानून में, तो इसका मतलब शादी के बाद हस्बैंड को एक प्रकार से लाइसेंस मिल गया है बिना वाइफ के कंसेंट के उनके साथ सेक्सुअल इंटरकोर्स इस्टेब्लिश करने का। मतलब हस्बैंड फोर्स की सहायता से भी, यानी जबरन वाइफ के साथ सेक्स कर सकते हैं। कोई क्रिमिनलाइजेशन का प्रोविजन नहीं है इस सिलसिले में। उसके बाद नेक्स्ट है डॉक्ट्रिन ऑफ कन्वर्चर। आप ये समझिए, देखो एक इरा, विक्टोरिया इरा, जब ब्रिटेन की क्वीन विक्टोरिया थी, ये उस समय की बात है 1837 से लेकर 1901 के बीच की। उसी समय ये इंडियन पिनल कोड के प्रोविजंस आए 1860 में, और उस समय इंडिया ब्रिटेन का गुलाम हुआ करता था, कॉलोनी था ब्रिटेन की। तो उस समय ये डॉक्ट्रिन ऑफ कन्वर्चर ये था कि महिला के अलग से कोई इंडिपेंडेंट राइट्स नहीं है। मतलब शादी के बाद वाइफ जो है उनके राइट्स सबज्यूम हो जाएंगे हस्बैंड के राइट्स में। मतलब वाइफ जो है वो हस्बैंड का कामकाज देखेंगी। सीधे लफ्जों में बात करें तो वाइफ की जो आइडेंटिटी है वो हस्बैंड की आइडेंटिटी में सबज्यूम हो जाएगी, मिल जाएगी। ये डॉक्ट्रिन था, डॉक्ट्रिन ऑफ कन्वर्चर। और ये डॉक्ट्रिन तभी आया था जब आईपीसी आए थे हमारे देश में। उसमें ब्रिटेन राज कर रहा था इंडिया पर 1860 में। तो तब के प्रोविजंस अभी तक चेंज नहीं हुए हैं। तब तो देखो महिला और पुरुष को इक्वल नहीं माना जाता था, बट आज हालात जो हैं वो चेंज हो चुके हैं। आज महिलाओं के पास प्रॉपर्टी इनहेरिट करने का अधिकार है। आज महिला की जो आइडेंटिटी है पुरुषों की आइडेंटिटी से अलग है। तो मैरिटल रेप को भी क्रिमिनलाइज करने की आवश्यकता है। इसके बाद आर्गुमेंट दिया जाता है आर्टिकल 14 से संबंधित। देखो, इंडियन वुमेन को इंडियन मैन के बराबर ट्रीट करना चाहिए, और शादी के बाद महिलाओं के भी इंडिविजुअल ह्यूमन राइट्स होने चाहिए। ऐसा नहीं कि हाँ शादी हो गई तो वाइफ के जो इंडिविजुअल राइट्स हैं वो खत्म हो गए। ये तो गलत है ना। नेक्स्ट, सुप्रीम कोर्ट ने आर्टिकल 21 के तहत कहा है कि बॉडी की जो इंटीग्रिटी है ये आर्टिकल 21 का पार्ट है। और आपको पता है आर्टिकल 21 तो एक फंडामेंटल राइट है। मतलब वुमन को पूरा पूरा अधिकार है अपने हस्बैंड के साथ सेक्सुअल रिलेशंस को रिफ्यूज करने का, क्योंकि बॉडी की इंटीग्रिटी और प्राइवेसी ये देखो संविधान के आर्टिकल 21 के अंतर्गत आते हैं। पुट्टा स्वामी केस की जजमेंट के बाद राइट टू प्राइवेसी भी एक फंडामेंटल राइट है। इसके बाद नेक्स्ट आर्गुमेंट ये दिया जाता है, देखो रेप तो रेप है, चाहे वो किसी अजनबी के द्वारा किया जाए या फिर हस्बैंड के द्वारा किया जाए। मतलब जो परपिट्रेटर है वो कोई भी हो, रेप तो रेप है। इसके बाद रेप नॉट ग्राउंड फॉर डाइवोर्स। देखो, अगर मैरिटल रेप का सामना किसी वाइफ के द्वारा किया जाता है और वो वाइफ कोर्ट में जाके कहती है कि मेरा मैरिटल रेप हुआ है, तो ये ग्राउंड नहीं है डाइवोर्स लेने का, यानी तलाक लेने का। इस वजह से वो वाइफ्स जो मैरिटल रेप का सामना करती हैं वो हेल्पलेस फील करती हैं, क्योंकि ये ग्राउंड है ही नहीं तलाक लेने का। अगर देखो मैरिटल रेप को क्रिमिनलाइज किया जाता है तो फिर वाइफ्स को बचाया जा सकता है एब्यूजिव हस्बैंड से। और जब देखो 100 से अधिक देशों ने इसे क्रिमिनलाइज कर दिया है तो भारत को भी कर देना चाहिए। इवन निर्भया केस के बाद जो JS वर्मा कमेटी गठित की गई थी, उस कमेटी ने भी यही कहा था कि मैरिटल रेप को क्रिमिनलाइज कर दिया जाए। ये हमने वो आर्गुमेंट्स डिस्कस किए जो दिए जाते हैं मैरिटल रेप को क्रिमिनलाइज करने के लिए। अब हम उन आर्गुमेंट्स को डिस्कस करते हैं जो कहते हैं कि मैरिटल रेप को क्रिमिनलाइज नहीं करना चाहिए। सबसे पहला देखो, अगर मैरिटल रेप को क्रिमिनलाइज किया जाता है तो इसमें इंप्लीमेंटेशन के इश्यूज आएंगे। अब देखो, बंद कमरे में हस्बैंड और वाइफ के बीच क्या हो रहा है ये सिर्फ हस्बैंड और वाइफ जानते हैं। तो फिर कल को अगर वाइफ के द्वारा हस्बैंड के ऊपर मैरिटल रेप का केस मतलब चार्ज लगा भी दिया जाता है तो ये प्रूफ कैसे होगा? क्या कानून टोटली वाइफ की स्टेटमेंट पर निर्भर करेगा? वाइफ तो देखो बहुत बार झूठ भी बोलती है। आपको पता है दहेज संबंधित, रेप संबंधित कितने सारे केसेस सामने आते हैं, झूठे केसेस सामने आते हैं। तो बहुत से हस्बैंड्स का हरासमेंट होगा अगर मैरिटल रेप को क्रिमिनलाइज इस प्रकार से कर दिया जाता है। इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट भी मिसयूज ऑफ लॉ से संबंधित है। ये देखो एक टूल बन जाएगा हस्बैंड्स को हरास करने का।
और देखो मैरिज का जो इंस्टीट्यूशन है ना हमारे देश में काफी पवित्र इंस्टीट्यूशन है। मतलब मैरिज को हमारे देश में जिस लिहाज से देखा जाता है उस लिहाज से वेस्टर्न कंट्रीज में नहीं देखा जाता। अगर मैरिटल रेप को क्रिमिनलाइज कर दिया जाता है तो मैरिज का जो ये इंस्टीट्यूशन है ना पूरी तरह से डिस्टेबलाइज हो जाएगा, फैमिलीज में एनार्की आ जाएगी। ये देखो देश हित में भी नहीं है, क्योंकि फैमिली देखो एक प्लेटफॉर्म है फैमिली वैल्यूज को अपहोल्ड करने का, और देश को सस्टेन करने में भी ये फैमिली वैल्यूज जो है वो बहुत ज्यादा कंट्रीब्यूट करती हैं। इसके बाद नेक्स्ट आर्गुमेंट ये दिया जाता है, इवन लॉ कमीशन ने भी मना किया है कि मैरिटल रेप को क्रिमिनलाइज नहीं करना चाहिए। और वैसे देखो ये जो इशू है क्रिमिनल लॉ है ये कॉन्करेंट लिस्ट में आता है। क्रिमिनल लॉ को इंप्लीमेंट किया जाता है स्टेट्स के द्वारा, जबकि देखो हमारे देश में अलग अलग स्टेट्स में कल्चर जो है वो अलग अलग है, बहुत डाइवर्सिटी है। हर एक स्टेट में जो प्रॉब्लम्स हैं वो अलग अलग हैं। लिटरेसी की प्रॉब्लम है, महिलाओं की फाइनेंशियल एम्पावरमेंट की दिक्कत है, सोसाइटी में माइंडसेट की दिक्कत है, गरीबी, वास्ट डाइवर्सिटी। मतलब इन सब फैक्टर्स को कंसीडर करना जरूरी है इससे पहले कि हम मैरिटल रेप को क्रिमिनलाइज करें। सबसे लास्ट में अवेयरनेस भी देखो बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। सिर्फ मैरिटल रेप को क्रिमिनलाइज करने से काम नहीं चलेगा, मोरल और सोशल अवेयरनेस स्प्रेड करना जरूरी है। तो ये हमने उन आर्गुमेंट्स को डिस्कस किया जो मैरिटल रेप को क्रिमिनलाइज करने के अगेंस्ट दिए जाते हैं। अब कंक्लूजन आप दीजिए, मतलब यूपीएससी में आपको मैरिटल रेप के बारे में लिखना है तो आप क्या कंक्लूजन दोगे? इस प्रकार का कंक्लूजन दिया जा सकता है कुछ कि हाँ मैरिटल रेप क्रिमिनलाइज तो होना चाहिए, लेकिन उससे पहले क्या समाज इसके लिए तैयार है? इससे पहले कि मैरिटल रेप को क्रिमिनलाइज किया जाए एक प्रॉपर मैकेनिज्म इस्टेब्लिश किया जाए ताकि इसका मिसयूज ना हो, और उससे भी ज़्यादा सोसाइटी में अपने आप से इक्वालिटी आना जरूरी है। मतलब देखो हस्बैंड वाइफ अगर समझदार हैं, राइट्स को समझते हैं, तो मैरिटल रेप जैसी नौबत आती ही नहीं है। तो इस प्रकार से देखो जो मैरिटल रेप के बेसिक्स हैं ना वो हमने डिस्कस कर लिए हैं। अब बात करते हैं नया क्या हुआ है। देखो अब ना दिल्ली हाई कोर्ट का एक स्प्लिट वर्डिक्ट आया है मैरिटल रेप के इशू पर। 2 जजेस की बेंच थी, मैरिटल रेप से संबंधित इशू था। तो एक जज जस्टिस राजीव सकधेर, इन्होंने ये बोला कि जो आईपीसी सेक्शन 375 में एक्सेप्शन दी हुई है ना कि अगर हस्बैंड वाइफ हैं और वाइफ की एज 18 साल से ज़्यादा है तो दोनों के बीच में सेक्सुअल इंटरकोर्स होता है, वाइफ की कंसेंट नहीं है तो भी इसे रेप नहीं माना जाएगा, क्योंकि हस्बैंड वाइफ के बीच में सेक्सुअल इंटरकोर्स हुआ है और वाइफ की एज 18 साल से ज़्यादा है तो इसे रेप नहीं कह सकते। एक्सेप्शन दी हुई है ये सेक्शन 375 में। अदरवाइज तो देखो हस्बैंड वाइफ नहीं है, बिना महिला की अनुमति के, बिना कंसेंट के सेक्स होता है तो वो रेप होता है, लेकिन हस्बैंड वाइफ है तो फिर केस दर्ज नहीं होगा, तो रेप नहीं है। ये बात कही हुई है सेक्शन 375 में। तो जस्टिस राजीव सकदेर ने बोला ये अनकॉन्स्टिट्यूशनल है, मतलब ये एक्सेप्शन गलत है। रेप का मतलब रेप होता है अगर कंसेंट के बिना है, बेशक हस्बैंड वाइफ हों दोनों तो भी। लेकिन दूसरे जो जज थे ना जस्टिस सी हरिशंकर, उन्होंने ना मैरिटल रेप को क्रिमिनलाइज करने के आइडिया को फिलहाल रिजेक्ट कर दिया। उन्होंने कहा अगर मैरिटल रेप को क्रिमिनलाइज किया जाता है तो देखो ये लेजिस्लेचर के द्वारा किया जाए, कोर्ट नहीं करें। मतलब कानून बनाना है तो पार्लियामेंट किसी प्रकार का कानून बना सकती है, जुडिशरी के थ्रू मैरिटल रेप को क्रिमिनलाइज करना ठीक नहीं है, ये दूसरे जज ने बोला। तो 2 जज थे जिन्होंने वर्डिक्ट दिया, दोनों ने अलग अलग अपनी राय रखी। वैसे तो देखो यूनियन गवर्नमेंट ना काफ़ी समय से अपोज कर रही थी कि मैरिटल रेप संबंधित जो एक्सेप्शन है ना आईपीसी सेक्शन 375 में उसे बरकरार रखा जाए और किसी प्रकार का कोई चेंज ना किया जाए। सेंट्रल गवर्नमेंट का ये कहना था 2016 में कि देखो ये जो मैरिटल रेप का कंसेप्ट है ना ये इंडियन कंटेक्स्ट में फिट नहीं बैठता है, क्योंकि हमारे देश में मैरिज को एक काफ़ी ज़्यादा सैक्रोसैंक्ट यानी पवित्र इंस्टीट्यूशन माना जाता है, तो हमारे देश में ये कंसेप्ट ठीक नहीं बैठेगा। लेकिन फाइनल हियरिंग में ना यूनियन गवर्नमेंट ने कोई स्टैंड नहीं लिया इस इशू के ऊपर, यानी सरकार का अभी जो स्टैंड है आप इसे न्यूट्रल बोल सकते हो। अब फिर से इस जजमेंट की चर्चा की जाती है। जस्टिस सकदेर ने अपनी राय में ये बोला कि देखो रेप का कोर इंग्रेडिएंट जो होता है ना, मतलब रेप कब माना जाता है जब जिस महिला के साथ सेक्सुअल इंटरकोर्स हुआ है उसकी कंसेंट के बिना हो तो उसे रेप माना जाता है। लेकिन अगर हस्बैंड वाइफ हैं
तो भी उसे रेप ही मानना चाहिए, क्योंकि कंसेंट तो उसमें भी नहीं होती ना। शादी हो गई इसका मतलब ये नहीं ना कि कंसेंट के बिना सेक्स मिलने की अनुमति मिल गई। ये ओपिनियन थी जस्टिस साकधेर की। उन्होंने ये भी बोला कि आईपीसी सेक्शन 375 में जो ये एक्सेप्शन दी हुई है ना कि हस्बैंड वाइफ हैं तो बिना कंसेंट के भी सेक्स किया जा सकता है, ये इक्वलिटी बिफोर लॉ को वायलेट करता है। इस एक्सेप्शन की वजह से महिला जो है अपने उस अधिकार से वंचित रह जाती है जिसके थ्रू वो नॉन कंसेंसुअल सेक्स अगर उसके साथ होता है तो उसे वो प्रोसिक्यूट कर सके। इस अधिकार से महिला वंचित रह जाती है। तो ये तो एक प्रकार से मैरिटल स्टेटस के आधार पर महिलाओं के साथ डिस्क्रिमिनेशन वाली बात हो गई। शादी के बाद क्या महिला अपनी बॉडी पर हक खो देती हैं? लेकिन इसके विपरीत जो दूसरे जज थे ना, जस्टिस हरिशंकर, उनका ये कहना था कि देखो हमें मैरिज के इंस्टीट्यूशन को भी प्रिजर्व करने की आवश्यकता है। जो हमने पहले भी डिस्कस किया कि सेक्शन 498 के इतने सारे केसेस झूठे सामने आते हैं, तो मैरिटल रेप के भी बहुत सारे झूठे केसेस सामने आने लग जाएंगे, तलाक हमारे देश में बहुत ज़्यादा बढ़ जाएंगे। लास्ट में राइटर बोलते हैं देखो ये तो बहुत ही ज़्यादा कंट्रोवर्शियल इशू है। राइटर अपनी ओपिनियन बताते हैं। वो कहते हैं कि देखो मेरा तो ये मानना है कि सेक्सुअल वायलेंस का ना इस सोसाइटी में कोई स्थान नहीं होना चाहिए। बेशक शादी हो जाए उसके बाद भी सेक्सुअल वायलेंस तो नहीं होना चाहिए। अब उसे कैसे रोका जाए, क्या मैरिटल रेप को क्रिमिनलाइज किया जाए, इस पर प्रॉपर एक डिबेट होने की आवश्यकता है। जुडिशरी ने तो ये कह दिया कि हम इसे नहीं करेंगे, अगर ये होना चाहिए तो लेजिस्लेटिव रूट के थ्रू होना चाहिए। जुडिशरी ने क्या मतलब इस जजमेंट में सेकंड जज ने बोला, जस्टिस हरिशंकर ने, कि अगर मैरिटल रेप को क्रिमिनलाइज करना भी तो है वो लेजिस्लेटर के थ्रू होना चाहिए, यानी पार्लियामेंट कानून बना सकती है। क्योंकि पार्लियामेंट में देखो देश भर के चुने हुए नुमाइंदे होते हैं, वो अगर किसी इशू पर कानून बनाते हैं तो मतलब देश की जनता चाहती है, क्योंकि वो देश की जनता की विल को रिप्रेजेंट करते हैं। जुडिशरी थोड़ी ना चुनी हुई है। तो ये पूरा इशू हमने डिस्कस किया।